खुद को इतना सस्ता ना बनाइए कि हर कोई आपका इस्तेमाल करे। खुद को इतना सस्ता ना बनाए कि हर कोई आपका इस्तेमाल करे। याद रहे, जिन तारों में करंट नहीं होती है लोग अक्सर उन पर कपड़े सुखाया करते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग रोज़ की तरह शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। मेरा नाम अनुज वर्मा है और हम आपके लिए लाए हैं सब्जेक्ट फिजिक्स क्लास 11th और जेईई मेंस और नीट के लिए बिल्कुल आसान बनाने के लिए। हमारा चैप्टर चल रहा था वर्क, पावर एंड एनर्जी। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा बल क्षेत्र की अवधारणा। ये बल क्षेत्र दो तरह का होता है, एक संरक्षी बल क्षेत्र, दूसरा असंरक्षी बल क्षेत्र, जिसे कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड बोलते हैं, और दूसरा नॉन कंजर्वेटिव होता है और ये पोटेंशियल होता है, विभव। इसकी भी चर्चा करेंगे। और स्थितिज ऊर्जा, जिसे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, इसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिएगा, इसके पहले हम एक सवाल कर लेते हैं जो होगा रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी से। देखिएगा, हम सवाल देखेंगे पहले, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। ये लेक्चर हमारा 6 है, इसमें हमने 5 लेक्चर समाप्त किए थे। देखिएगा, सवाल की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर, उसी की हम आज चर्चा करेंगे। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी वस्तु की जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी को, किसी वस्तु की काइनेटिक एनर्जी को 8 गुना कर दिया जाए तो संवेग में हमको प्रतिशत परिवर्तन बताना है। तो संवेग में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यह रहा आपका क्वेश्चन। देखिएगा सॉल्यूशन। काइनेटिक एनर्जी और संवेग, इसमें हमने एक रिलेशन पढ़ा है। क्या है रिलेशन? कि जैसे, एक मिनट, रिलेशन हमारा क्या हुआ करता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे लिखते थे। हमने रिलेशन पढ़ा था कि प्रतिशत परिवर्तन, इसका स्क्वायर ये संवेग होता है, और अपान 2m, ये पढ़े थे। ये भी परिवर्तन में होगा। जब ये परिवर्तन में होगा डेल्टा, तो इधर भी डेल्टा होगा। अगर डेल्टा इधर से हटा दिया जाए तो इधर बचेगा काइनेटिक एनर्जी, और ये भी p² अपान 2m हो जाएगा। ये m होता है मास और ये p होता है संवेग। और जब हम संवेग निकालेंगे, संवेग क्या होगा कि इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये इनटू में जाएगा, तो 2m काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा, और ये रूट में आ जाएगा स्क्वायर, इसके होगा बराबर p के। ये हुआ करता था, इसको आपको हमेशा याद रखना है। ये होता है संवेग। तो ये संवेग इतना होता है, तो p बराबर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मान लें, और इनिशियल को हम हटा दें तो ये रूट, इसको हम 2m काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इतना मान सकते हैं, 2m के इतना हो जाएगा। और इसको हम 8 गुना कर दें, अगर हम 8 गुना कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कितना, p को हम रूट काइनेटिक एनर्जी को हम सिर्फ कर रहे हैं 8 गुना, तो 2m 8 के काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये हो जाएगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2m 8 के, इतना लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। तो प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है? प्रतिशत परिवर्तन यानी प्रतिशत
चेंज इज इक्वल टू, ये होता है डेल्टा किसी भी चीज़ का। अगर परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो उसका जो परिवर्तन है वो निकालेंगे। परिवर्तन क्या होगा, जो फाइनल में होगा, और माइनस करेंगे इनिशियल, ये होगा, और अपान में इनिशियल वाला कर देंगे, और इंटू में ये 100 से गुणा कर देंगे। यही हमारा प्रतिशत परिवर्तन होता है किसी भी चीज़ का। पहले ये जो बाद वाला है उससे हम पहले वाले को घटा देंगे, और नीचे जो होगा वो पहले वाला होगा, और इंटू में 100 से गुणा कर देंगे। बस वही हमारा प्रतिशत परिवर्तन होता है, वही हम इसमें करने वाले हैं। तो हमारा प्रतिशत परिवर्तन निकल आएगा, ये हो जाएगा। तो ए डेल्टा पी अपॉन पी इनिशियल, या फिर सिर्फ पी ही लिख सकते हैं, इंटू में 100%, ये हो जाएगा। तो प्रतिशत चेंज ये हो जाएगा, ये पी फाइनल वाला, ये हमारे पास इतना होगा, ये फाइनल वाला है ना, तो ये रूट 2m8 के, ये हो जाएगा, माइनस करेंगे रूट, ये इनिशियल वाला है तो 2m के इतना होगा, अपॉन में करेंगे जो इनिशियल में होगा उसको करेंगे, रूट 2m के इतना होगा, इंटू 100%, ये होगा। तो इधर देखिएगा प्रतिशत चेंज ये होगा, तो इसमें देखिएगा 8 और 2 से 8 को गुणा करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 16 में से ये रूट हटाएंगे तो ये 4 निकल आएगा। तो हम 4 को बाहर ले लेते हैं, इसमें 4 रूट, ये हो जाएगा m के इतना बचेगा, और माइनस करेंगे तो इसमें होगा 2m के इतना होगा, और अपान में करेंगे कितना, रूट 2m के, ये हो जाएगा, इंटू में 100%, ये होगा। और इसमें देखिएगा कि हम क्या करेंगे, ये 16 हो जाएगा, 16 में से हमने 4 को निकाल लिया बाहर, तो हम इसमें से कैंसिल भी कर सकते हैं, ये m के इतना ये कैंसिल कर देंगे, m के रूट m के ये कैंसिल कर देंगे, तो ये बचेगा प्रतिशत चेंज आएगा हमारे पास 4 माइनस रूट 2 बचा भी इसमें, और नीचे भी रूट 2 बचा, और इंटू में 100%, ये कर देंगे। ये हमारे पास प्रतिशत परिवर्तन निकल आया, नोट कर लीजिएगा, समझ में आया होगा। इसी तरह प्रतिशत परिवर्तन हम निकालेंगे किसी भी सवाल का, निकाल सकते हैं। नोट हो गया होगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, अब हम चलते हैं अब हम आगे की चर्चा करते हैं। देखिएगा कि बल क्षेत्र क्या होता है। चलिए देखिए कि बल क्षेत्र क्या होता है। देखिए बल क्षेत्र की अवधारणा देखते हैं। बल क्षेत्र की अवधारणा, इसको देखेंगे। बल क्षेत्र क्या होता है? बल क्षेत्र वह होता है, कोई भी बल हो, वो जहाँ तक वो बल का अनुभव करता है वही होता है बल क्षेत्र। और ये दो प्रकार का होता है, एक तो संरक्षी बल क्षेत्र होता है, दूसरा असंरक्षी बल क्षेत्र, जिसे कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड बोलते हैं, और एक को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड बोलते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं। पहले डेफिनेशन इसकी जान लेते हैं कि बल क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ तक बल अनुभव करता है। और ये दो प्रकार का होता है। पहला संरक्षी बल क्षेत्र,
संरक्षी बल क्षेत्र, जिसे दुष्ट अंग्रेजों की भाषा में क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड और दूसरा होगा असंरक्षी बल क्षेत्र। असंरक्षी बल क्षेत्र। आज का जो लेक्चर है ये थ्योरिकल ज़्यादा होगा, इसमें आज ज़्यादा थ्योरी होगी, कॉन्सेप्ट होंगे कम होंगे, थ्योरी ज़्यादा होगी। तो इसे दुष्ट अंग्रेजों की भाषा में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड बोलते हैं। तो संरक्षी बल क्षेत्र क्या होता है आइए देखते हैं। अब ये हो गया होगा तो देखिएगा। संरक्षी बल क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं। मुख्य विशेषताएं जान लेते हैं क्या होंगी। तो संरक्षी बल क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, चाहे जिस रास्ते से जाएं वो पथ पर निर्भर नहीं करता है जो कार्य होता है। तो कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। और दूसरा नंबर होगा इसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती, क्योंकि किसी भी रास्ते से हम गुजरें वो कार्य समान होगा, वो पथ पर निर्भर नहीं करता है चाहे जिस रास्ते से जाए। अगर हम पहले हम इसको देख लेते हैं, इसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती। और जो तीसरा नंबर है विभव, आपने पढ़ा होगा 9th हाई स्कूल में कि क्या होता है कि विभव जो होता है वो सिर्फ संरक्षित बल क्षेत्र में ही परिभाषित होता है। जैसे विभव केवल संरक्षित बल क्षेत्र में ही परिभाषित होता है। जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र हो गया और स्थिर विद्युत क्षेत्र हो गया और स्प्रिंग बल का क्षेत्र हो गया, ये सब। तो इनके द्वारा जो कार्य होता है वो सब बराबर ही होता है। जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र, स्थिर विद्युत क्षेत्र और ये हो गया स्थिर विद्युत और स्प्रिंग बल क्षेत्र आदि। और इसमें जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो भी संरक्षित बल क्षेत्र में ही परिभाषित होती है, असंरक्षित बल क्षेत्र में परिभाषित नहीं होती है। हम अभी पढ़ेंगे। तो अगला पॉइंट कि स्थितिज ऊर्जा जो है, जैसे इसमें ये इधर देखिएगा,
इसमें जो कार्य होता है, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, ये दो बिंदु मान लेते हैं हम। अगर इस पथ द्वारा गए या फिर इस पथ सीधे निकल गए या फिर ऐसे घूम कर ऐसे आए ऐसे, तब भी देखा जाए इन पथों द्वारा जो कार्य होगा वो बराबर ही होगा। संरक्षी बल क्षेत्र है तो W1 बराबर W2 के और W2 बराबर W3 के आएगा। ये होता है, ये संरक्षी बल क्षेत्र में कार्य समान होता है। हम किसी भी रास्ते से जाए हमको कार्य समान मिलेगा। और जो स्थितिज ऊर्जा होती है इसमें, चलिए अगले पेज पर हम चलते हैं, उस पर हम समझते हैं अगला पॉइंट। ये चौथा पॉइंट अगले पेज पर नोट हो गया होगा। चलिए देखते हैं अगले पेज पर। आज का लेक्चर थ्योरिकल बहुत ज़्यादा है, सिर्फ आज के लेक्चर में थ्योरी ज़्यादा है। ये लेक्चर के बाद हम अगला जो लेक्चर लेंगे वो सिर्फ क्वेश्चन का ही होगा। जो हम इसमें पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। देखिएगा अगला पॉइंट, स्थितिज ऊर्जा जो है, स्थितिज ऊर्जा को भी संरक्षी क्षेत्र बल क्षेत्र में ही परिभाषित किया जा सकता है, असंरक्षी बल क्षेत्र में नहीं। जैसे मान लीजिए कि ये मीनार, ये एक मीनार, इस पर एक बॉल रखी हुई है, यहाँ पर ये रही बॉल, और ये बॉल ये सीधे ऐसे आकर यहाँ पर टप से गिर जाए, या फिर ये बॉल ऐसे घूमकर कहीं ऐसे आए, यहाँ पर आए, तब इसकी हाइट h मान लीजिए। तो इसमें जो बल लग रहा होगा, या फिर हम यहाँ से वहाँ ले जाएं, ऊपर ले जाएं, यहाँ से वहाँ ले जाएं, तो ऊपर से नीचे अगर लाते हैं तो इसमें एक बल लगेगा। कौन सा? जो भार वाला बल होता है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो नीचे की ओर लगता है। इसमें नीचे की ओर लगेगा mg और बल इसमें ऊपर की ओर लगेगा F, ये होगा। तो F बराबर इसमें होगा mg के, जो विस्थापन हमारा होगा वो h के बराबर होगा। तो जो कार्य होगा हमारा क्या होगा, इसमें जो कार्य निकलेगा ये बल हुआ mg और इंटू में h, ये होता है हमारा स्थितिज ऊर्जा का कार्य, यही निकलेगा mg h, क्योंकि उसके स्थिति में परिवर्तन हुआ। बॉल यहाँ थी, यहाँ से यहाँ आई, तो समझ में आ गया होगा। ये संरक्षी बल क्षेत्र में ही परिभाषित होगा, चाहे हम इस रास्ते से इसको लाएं, ऐसे ऐसे घूमकर यहाँ लाएं, या फिर सीधे हम चले आएं ऐसे। इसकी हाइट जो विस्थापन होगा वो तो h के बराबर ही होगा, क्योंकि mg नीचे की ओर लगा, और इसका जो विस्थापन होगा वो नीचे की ओर ही होगा, विस्थापन नीचे ही आया। हम अगर उधर जा रहे हैं तो उधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स तो हमारा ग्रेविटेशनल नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसकी दिशा में h विस्थापन हमको मिला है, क्योंकि कार्य जो होता है बल की दिशा में विस्थापन होता है। हमको विस्थापन चाहिए होता है बल की दिशा में, तो बल की दिशा में हमको h मिलेगा विस्थापन, तो यही हमारा कार्य निकलेगा। और इसीलिए ये संरक्षी बल क्षेत्र में ही परिभाषित होता है। असंरक्षी बल क्षेत्र में हम निकालेंगे तो ये कार्य नहीं आएगा, इतना उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते असंरक्षी बल क्षेत्र में, क्योंकि वो पथ पर निर्भर करेगा। अगर पथ पर निर्भर करेगा तो हम mg द्वारा कार्य हम नहीं निकाल पाएंगे ठीक से। इसलिए अब चलते हैं हम असंरक्षी बल क्षेत्र में, ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखिएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड देखते हैं।
असंरक्षित बल क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं। नॉन कंजर्वेटिव, फोर्स फील्ड, देखिएगा 1 नंबर, ये पथ पर निर्भर, इसका जो कार्य होता है, कार्य पथ पर निर्भर करता है। ये होता है, और इसमें ऊर्जा की भी हानि होती है, ऊर्जा की हानि होती है, और इसमें हम विभव को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ना ही विभव को परिभाषित नहीं कर सकते, और ना ही स्थितिज ऊर्जा को। ये हुआ। जैसे में देख लीजिएगा, जैसे घर्षण बल, घर्षण बल में गतिक घर्षण, गतिक घर्षण, और श्यान बल, और हवा का जो प्रतिरोध है, हवा का प्रतिरोध, हवा का प्रतिरोध समझते हैं ना, आदि, जैसे कोई कार चल रही है तो उसमें हवा का प्रतिरोध अगर लगा दिया जाए तो उसमें फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन नहीं, वो पीछे की ओर एक बल लगने लगेगा उसमें, अगर हवा का प्रतिरोध देखें तो। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा ये, इसको कार मान लीजिएगा, और इसमें हमने वेग दिया v0 इधर की ओर, और इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा वो इस तरफ लगेगा, वो भी कौन सा, काइनेटिक वाला। क्यों लगेगा काइनेटिक वाला, क्योंकि ये ब्लॉक चल रहा है, आगे की ओर चल रहा है, इसलिए इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और जो इसमें आएगा गतिज ऊर्जा होगी, और इसमें गतिज ऊर्जा कौन कितनी होगी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये होगी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी इतनी इसमें, और उसके बाद चलते 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 अगर ये गतिक घर्षण इसमें लग रहा है, अगर हवा का प्रतिरोध देखा जाए तो ये चलते चलते ब्लॉक रुक जाएगा, यहाँ पर जो v होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा, ये अब रेस्ट में आ जाएगा। अगर ये रेस्ट में आ जाएगा तो इसमें जो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखें तो क्या होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी, वी कितना है हमारे पास 0 है, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर, और इसको हम कर देंगे 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा 0, काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 आया, क्योंकि ब्लॉक अब रेस्ट में आ चुका है। पहले तो प्रारंभिक में v नॉट इसको हमने वेग दिया, ये हुआ। इसको अगर फ्रिक्शन आएगा तो जाहिर सी बात ये स्मूथ नहीं होगा, ये सरफेस जो है वो रफ होगी, अगर ये स्मूथ कर दें तो इसमें फ्रिक्शन ही नहीं आएगा। नोट कर सकते हैं। असंरक्षित बल क्षेत्र भी हम पढ़ चुके हैं, मुख्य विशेषता हमने जान ली इसकी। चलिए अब देख लेते हैं विभव। विभव क्या होता है, विभव हम डिटेल्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चर्चा करेंगे, जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तब उसमें विभव के बारे में अच्छे से जानेंगे। अभी तो हम थोड़ा बहुत बताएंगे कि विभव क्या होता है। चलिए नोट हो गया होगा, चलिए देखते हैं विभव।
हाँ, इसमें और कि असंरक्षित बल क्षेत्र में जो होता है कार्य, असंरक्षित बल क्षेत्र में जो कार्य होता है वो पथ पर निर्भर करता है। जैसे कोई बिंदु ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो अगर ये ऐसे करके ऐसे आता है या फिर सीधा चला जाए या घूम घाम के ऐसे अगर ऐसे जाता है तो ये पथ पर निर्भर करेगा। इसके द्वारा जो कार्य होगा W1 बराबर इज नॉट इक्वल टू W2 इज नॉट इक्वल टू W3। कार्य 1, कार्य 2, कार्य 3, इसको कार्य 1 मान लेते हैं और इसको कार्य 2, इसको कार्य 3। इनके द्वारा देखा जाए कार्य तो वो बराबर नहीं होगा क्योंकि ये पथ पर निर्भर करेगा असंरक्षित बल क्षेत्र में। अब देखिएगा हम विभव पर चलते हैं। विभव क्या होता है कुछ बहुत हम जानकारी करते हैं। विभव सिर्फ संरक्षित क्षेत्र बल क्षेत्र में ही प्रदर्शित होता है। असंरक्षित बल क्षेत्र में हम उसको डिनोट नहीं कर सकते हैं। तो देखिएगा पोटेंशियल विभव, पोटेंशियल विभव, देखिएगा इसकी थ्योरी। यह किसी बल क्षेत्र में, संरक्षित बल क्षेत्र में, संरक्षित बल क्षेत्र में किसी बिंदु का गुण होता है। इसे सिर्फ संरक्षित बल क्षेत्र में ही प्रदर्शित कर सकते हैं। और यह किसी बिंदु का मानक कण होता है जिसे शून्य विभव बिंदु से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है। जिस बिंदु पर हम विभव निकाल रहे हैं ये होता है। और जैसे मान लीजिएगा बिंदु ए है, बिंदु बी ये रहा, ये 3 पथ हमने बना दिया। एक पथ ये, एक पथ ये, एक पथ ए। अगर ये असंरक्षित बल क्षेत्र है, असंरक्षित बल क्षेत्र, तो कार्य जो होगा W1, W2, W3, तो W1 इज नॉट इक्वल टू W2 इज नॉट इक्वल टू W3 ये होगा। बराबर कार्य बराबर नहीं होंगे असंरक्षित बल क्षेत्र में। वही संरक्षित बल क्षेत्र हुआ संरक्षित बल क्षेत्र, तो कार्य समान होगा हम किसी भी पथ से गुजरे तो कार्य हमको समान मिलेगा। तो W1 बराबर W2 बराबर W3 ये होगा। हाँ नोट कर लीजिए।
अब हम चलते हैं कि असंरक्षित बल क्षेत्र में विभव को क्यों परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद चलते हैं। नोट हो गया होगा, देखिएगा, चले, नोट कर लिया होगा। चलिए, देखिएगा क्यों परिभाषित नहीं कर सकते। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में विभव को असंरक्षित बल क्षेत्र में परिभाषित क्यों नहीं कर सकते। देखिएगा, ये रहा बिंदु, W1 W2 W3। अभी हमने बताया कि अगर असंरक्षित बल क्षेत्र है तो कार्य समान नहीं होगा, संरक्षित बल क्षेत्र हुआ तो कार्य समान होगा। अगर इसमें क्या करें कि जैसे शून्य विभव को यहाँ अनंत माने, अनंत को हम इनफाइनाइट, मतलब अनंत बहुत दूर, बहुत दूर को हम शून्य के बराबर, अनंत को हम शून्य के बराबर मानेंगे, ये इनफाइनाइट बराबर 0 के मान लेंगे, माना ये। तो यहाँ से हम एक विभव बिंदु को यहाँ तक, जिस बिंदु का हम विभव निकालेंगे वहां तक लाने में जो किया गया, जिस पद द्वारा कार्य करते हैं वही होता है विभव। और इनके बीच का जो अंतर, विभवों के बीच का जो अंतर है वो नहीं बदलता है। अगर हम शून्य विभव को बदल कर और किसी बिंदु पर ले आए तो उनका विभव तो बदल जाता है, पर उनके बीच का जो विभवांतर है, उनके बीच का जो अंतर है वो नहीं बदलता है। विभव बदल जाता है, विभवांतर नहीं बदलता है, विभवांतर सेम रहता है। तो देखिएगा, अगर हम शून्य विभव बिंदु को उठाकर शून्य विभव बिंदु को बदलकर किसी और बिंदु पर लाते हैं तो उनका विभव बदल जाता है, लेकिन उनके बीच का जो अंतर है, यानी विभवांतर, नहीं बदलता है, यह होता है। नोट कर सकते हैं। तो जैसे ये हमने नंबर लाइन जैसे हमने ये बनाई, और यहाँ पर इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट, ये होता है। अगर हम इधर इसको शून्य विभव, यहाँ पर हम शून्य विभव मान कर चलते हैं, और यहाँ पर ये 10, ये 20 कर देते हैं, यहाँ पर 30 कर देते हैं, और यहाँ पर 45 कर देते हैं। तो देखिएगा, इनके बीच इनका विभवांतर हम बदल कर 10 कर देते हैं, और फिर 20 कर देते हैं, फिर ये 20 से ये 10 और ये 15, ये हुआ। अब देखिएगा, तो इनके बीच का जो अंतर होगा वो 10 है, अभी 10 है, और
अब भी 10 होगा, इनके बीच का अंतर 10 से 20 के बीच का अंतर 10, और 20 से 30 के बीच का अंतर वो भी 10, और इनके बीच का अंतर 15। इनके बीच का विभवांतर नहीं बदलता, विभव बदल जाता है। आशा करता हूँ कुछ कुछ बहुत समझ में आया होगा आपको। हम इसको पढ़ेंगे किसमें, विभव को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। इसका अगला इसका एक खुद का चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें हम विभव को अच्छे से जानेंगे। अभी सिर्फ अगर जैसे विभव को हम माने कितना, जैसे 10 को 0 के बराबर माने तो 11 होगा वो 1 के बराबर होगा। और विभवांतर क्या होता है, जैसे 12 माइनस 2 बराबर 22 माइनस 12। इनको घटाएंगे, 12 से 2 घटाएंगे तब भी 10 बचेगा, 22 से 12 घटाएंगे तब भी 10 बचेगा। ये होता है विभवांतर, नोट कर लीजिएगा, समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं। अब नोट हो गया होगा ये। देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा यह निकाय की छुपी हुई ऊर्जा होती है जो निकाय को स्वतंत्र छोड़ने पर, निकाय को छोड़ने या फिर मुक्त करने पर वस्तु या फिर निकाय गतिज ऊर्जा में आ जाती है। जो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा वो वस्तु की स्थिति, आकार या फिर विन्यास के कारण होती है। उसकी स्थिति में परिवर्तन या फिर आकार में परिवर्तन होता है या फिर विन्यास उसका हो जाता है। जैसे ये रही बॉल और इसको, यह भी स्थितिज ऊर्जा में है, इसको हम स्वतंत्र रूप से छोड़ देंगे, जहां पर है वहीं पर हम इसको छोड़ देंगे तो यह निकाय की छुपी हुई ऊर्जा होती है जो निकाय को छोड़ने पर यानी मुक्त करने पर निकाय गतिज ऊर्जा में आ जाती है। और इसकी स्थिति अब देखिएगा, जैसे हम इसको बॉल छोड़ेंगे तो ये नीचे आएगी। गतिज ऊर्जा सिर्फ संरक्षित बलों द्वारा ही, संरक्षित बल क्षेत्र में ही प्रस्तुत होती है। तो इसको मानेंगे क्या, संरक्षी बल
क्षेत्र जैसे हम मानते हैं, तो मुक्त रूप से जब छोड़ेंगे तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो संरक्षित बल होता है, या फिर स्प्रिंग फोर्स वो भी संरक्षित बल होता है। और उसी तरह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो वैद्युत बल होता है वो भी संरक्षित बल होता है उसमें। तो देखिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें लगेगा नीचे की ओर mg, और इसकी हाइट माना कि ये h ऊंचाई पर था तो h ऊंचाई h हाइट नीचे आया, तो यहाँ पर आया तो इसमें बल लगेगा एक mg नीचे की ओर लग रहा होगा। तो जो इसके द्वारा जो कार्य होगा WmG वो आएगा क्या mgh। ये पोटेंशियल एनर्जी होती है और गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, गतिज ऊर्जा में आ जाती है या फिर परिवर्तित हो जाती है। ये सिर्फ हम संरक्षित बल क्षेत्र में ही कर सकते हैं, असंरक्षित बल क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं। तो समझ में आया होगा। आइए हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। अब नोट हो गया होगा। चलिए देखिएगा इसकी परिभाषा। पहले हम नॉन टेक्निकल जानेंगे परिभाषा, उसके बाद हम टेक्निकल परिभाषा जानेंगे। दो तरह की परिभाषा जो आपको अच्छा लगे। गतिज ऊर्जा की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ गतिज ऊर्जा नहीं और स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी निकाय पर किया गया कार्य जो निकाय को पसंद ना हो वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। हम ऐसा कार्य करें जो कि निकाय को पसंद ना हो, उसके उल्टा करें, जो उसको पसंद हो उसके विपरीत करें, तो वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। किसी निकाय पर ऐसा कार्य जो निकाय को पसंद ना हो, पसंद ना हो तो जो निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, या फिर इसका उल्टा। उल्टा कथन ये नॉन टेक्निकल थे। ये नॉन टेक्निकल परिभाषा थी कि किसी निकाय पर ऐसा कार्य जो निकाय को पसंद ना हो तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, या फिर अगर निकाय को पसंद है कार्य तो ये घट जाएगी, इसका जो स्थितिज ऊर्जा है वो फिर घट जाएगी, बढ़ेगी नहीं। अगर ये स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है तो जाहिर सी बात उस पर जो कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा, या फिर स्थितिज ऊर्जा अगर पॉजिटिव आ रही है तो कार्य ऋणात्मक होगा, अगर स्थितिज ऊर्जा निगेटिव में है तो कार्य जो होगा वो हमारा पॉजिटिव आएगा। इसमें ये होता है। तो हम एक परिभाषा और जान लेते हैं, फिर हम चलते हैं इसके डेरिवेशन पर, तो उसमें आपको समझ में आएगा। ये तो थ्योरी है सिर्फ, तो हम टेक्निकल परिभाषा जान लेते हैं।
टेक्निकल डेफिनेशन। किसी निकाय पर संरक्षी बलों द्वारा ऋणात्मक कार्य किसी निकाय पर संरक्षी बलों द्वारा ऋणात्मक कार्य उसके स्थितिज ऊर्जा में ऋणात्मक कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है या इसके उल्टा। अगर संरक्षी बलों द्वारा ऋणात्मक कार्य है तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो देखिएगा, अगर ऋणात्मक कार्य है वो भी कौन सा, संरक्षी बलों द्वारा, ऋणात्मक कार्य W कंजर्वेटिव, ये किसके होगा, पोटेंशियल एनर्जी में वृद्धि, यही हमने पढ़ा है। देखिएगा, ये कंजर्वेटिव संरक्षी बलों द्वारा ऋणात्मक कार्य, ये हुआ ऋणात्मक कार्य। निकाय की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, पोटेंशियल एनर्जी में वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, यही हमने किया। और पोटेंशियल एनर्जी में वृद्धि को हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा यू। यू होती है पोटेंशियल एनर्जी और ये डेल्टा परिवर्तन होता है। परिवर्तन यानी अगर इसमें माइनस कर देंगे तो कमी हो जाएगी, अगर प्लस कर रहे हैं तो वृद्धि होगी, तो हम इसमें प्लस कर देते हैं। तो ये प्लस वृद्धि को प्रदर्शित डिनोट करता है। ऋणात्मक कार्य अगर कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा लगाया गया है तो जो पोटेंशियल एनर्जी में ये वृद्धि के बराबर होगा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ ऋणात्मक कार्य। या फिर हम इसको अगर धनात्मक कार्य लेते हैं, और या फिर इसके उल्टा हमने कहा है, अगर इसके उल्टा है तब भी देख लीजिएगा। अगर इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया कार्य अगर धनात्मक है तो ये पोटेंशियल एनर्जी में कमी को डिनोट करेगा, और ये होगा माइनस डेल्टा यू। अब समझ में आपको आया होगा। आपको ये बेटर लगा या फिर ये बेटर लगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अगर हम ये कार्य है कंजर्वेटिव तो हम लिखेंगे क्या, छोटा सा कार्य निकालें जैसे, तो डी डब्ल्यू कंजर्वेटिव ये होगा, और छोटा सा हमको क्या मिलेगा, डी यू ये मिलेगा, वो भी निगेटिव मिलेगा। अगर इसको हम पॉजिटिव लेते हैं तो ये निगेटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये फिर निगेटिव होगा, कार्य निगेटिव होगा। तो ये हुआ। तो इधर देखिएगा, छोटा सा कार्य हम देखें तो इसमें कार्य को बल गुणे विस्थापन लिखते हैं। तो बल क्या होगा, बल कौन सा, कंजर्वेटिव वाला, डॉट डी एक्स, ये कर देंगे छोटा सा विस्थापन, बराबर माइनस डी यू के कर देंगे, क्योंकि छोटा सा कार्य हमने निकाला तो माइनस डी यू कर देंगे। तो अगर हमको बल निकालना हुआ तो एफ कंजर्वेटिव संरक्षी बल है, तो ये माइनस आएगा डी यू अपॉन, या डी एक्स को नीचे भेज देंगे, डी एक्स, ये हुआ हमारा संरक्षी बल। यही है कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। हमने एक बल और पढ़ लिया, कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डी यू अपॉन डी एक्स के बराबर होता है। अब हम जब भी सवाल करेंगे तो कंजर्वेटिव फोर्स आपको नजर आए कहीं पर तो उसको माइनस डी यू अपॉन डी एक्स करेंगे हमेशा, इसको आपको याद रखना है। समझ में आया होगा। ये था टेक्निकल और ये था नॉन टेक्निकल परिभाषा, तो समझ में आया होगा। अब हम इसका फार्मूला जान लेते हैं, जो ये होगा, इसको निकालेंगे इंटीग्रेशन करके, ये छोटा सा कार्य निकालेंगे इंटीग्रेट करके, नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे कार्य पूछा जाए तो कार्य
आपको W कंजर्वेटिव माइनस डेल्टा U कर देना है, इसको याद रखना है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स पूछा जाए तो आपको इसको याद रखना है, ये कार्य हुआ और ये फोर्स हुआ, इन दोनों को आपको याद रखना है। बाकी अगर आप कुछ सब भूल रहे हैं तो भी चलेगा, पर ये सब याद होने चाहिए, ये दोनों याद होने चाहिए। चलिए हम इसका फार्मूला जान लेते हैं। डेरिवेशन करके इंटीग्रेट से स्थितिज ऊर्जा का सूत्र फार्मूला। हमने कार्य क्या पढ़ा है कि कार्य को हम W कंजर्वेटिव माइनस डेल्टा U ये पढ़ा है। तो हम छोटा सा कार्य निकालें तो ये होता है dW ये कंजर्वेटिव माइनस du के होगा, तो हम इसका समाकलन करेंगे F कंजर्वेटिव डॉट dx बराबर होगा माइनस इंटीग्रेट करेंगे du, अवकलन समाकलन को खा जाएगा तो जो हमको मिलेगा u मिलेगा, स्थितिज ऊर्जा मिलेगी, वो मिलेगा क्या, माइनस, ये वाला माइनस इस तरफ लाएंगे तो इंटीग्रेट F कंजर्वेटिव फोर्स डॉट dx ये हो जाएगा। अब नोट कर सकते हैं, ये होगा। चलिए नोट हो गया होगा ये। हम इस पर एक सवाल देख लेते हैं। देखिएगा सवाल, जैसे मान लीजिए हमारा सवाल कहता है क्वेश्चन, यदि किसी क्षेत्र में संरक्षी बल F वेक्टर आपको दे रखा माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप हो तो स्थितिज ऊर्जा का फलन बताइए। स्थितिज ऊर्जा का फलन ज्ञात कीजिए। ये तो देखिएगा, अभी हमने स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला पढ़ा, क्या कि U बराबर इंटीग्रल माइनस F कौन सा कंजर्वेटिव डॉट dx ये होता है, यही पढ़ा है। तो U बराबर माइनस इंटीग्रल F की जगह पर हम माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप ये कर देंगे, और डॉट dx की जगह पर dx आई कैप प्लस dy जे कैप ये कर देंगे। तो U बराबर हो जाएगा, ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब करेंगे इंटीग्रल ये x dx हो जाएगा, और ये माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो इसका करेंगे तो y dy हो जाएगा इतना। तो हम u निकालेंगे तो u निकलेगा, हमारे पास x का समाकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है, प्लस इसका y का करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में कांस्टेंट c ये कर देंगे। ये हमारे पास स्थितिज ऊर्जा का फलन निकलेगा, ये होगा। नोट कर लीजिएगा। संरक्षी बल का अगर सूत्र देखें तो क्या होगा, ये नोट हो गया होगा। चलिए देखिएगा, अब हम देखते हैं संरक्षी बल का सूत्र। संरक्षी बल का अगर व्यापक सूत्र लिखें
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ कंजर्वेटिव ये होता है माइनस डी यू अपॉन डी एक्स कर सकते हैं, माइनस डी यू अपॉन डी वाई भी कर सकते हैं, माइनस डी यू अपॉन डी जेड कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसको हम क्या पढ़ेंगे, टी यू का अवकलन किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष पढ़ा जाता है, यानी u का अवकलन du अपॉन dx बराबर u का अवकलन x के सापेक्ष, कब, जब y और z नियत हो, नियत मानकर। उसी तरह हम y का निकालेंगे और u का निकालेंगे y के सापेक्ष, और x और z को नियत मानकर उसी तरह इसका भी निकालेंगे, तो ये हम निकाल सकते हैं। तो इसी तरह कर लेना, डी यू अपॉन डी वाई आप कर सकते हैं, y का x और z को नियत मानकर ये कर सकते हैं। उसी तरह डी यू अपॉन डी जेड कर सकते हैं, उसमें y और x को नियत मानकर, x और y को नियत मानकर ऐसे कर सकते हैं इसको। आइए हम ग्राफ से जान लेते हैं कुछ। आपको ग्राफ भी देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये ग्राफ, इसको हम x की डायरेक्शन दें और ये u की डायरेक्शन, तो हमारा जो स्लोप निकलेगा वो क्या निकलेगा, स्लोप क्या होता है, स्लोप बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स यही होता है। तो ये करेंगे तो डी यू अपॉन डी एक्स ये किसके बराबर होगा, डी यू अपॉन डी एक्स के ये किसके बराबर होगा, तो ये होता है माइनस एफ कंजर्वेटिव के बराबर ये होता है। तो जो स्लोप होगा किसको प्रदर्शित करता है, माइनस एफ कंजर्वेटिव को प्रदर्शित करता है स्लोप हमारा, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है हमारा स्लोप, ये होता है। उसी तरह एक और देखें, ये एक्स की डायरेक्शन और इसको हम एफ की डायरेक्शन दें तो हमको क्या मिलेगा, अब स्लोप क्या देगा हमारा, डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे तो डी एफ अपॉन डी एक्स क्या देगा, ये कुछ देगा, तो इसमें से हमको मिलेगा क्या, एरिया मिलेगा, एरिया बराबर कार्य क्या होता है, एरिया बराबर कार्य, तो हमको इससे कार्य मिलेगा, ये हो जाएगा। तो ये कार्य क्या होता है, डेल्टा यू के बराबर होता है, यही होता है कार्य। और इसको ऐसे ना समझे तो हम समाकलन करके देख लेते हैं। अगर हम समाकलन करेंगे तो एरिया बराबर कार्य के, तो कार्य होगा क्या, एफ कंजर्वेटिव डॉट डी एक्स करेंगे, ये होगा एफ ये हो गया और डी एक्स ये हमको कार्य देगा ना, यही कार्य होता है। हम इसका स्लोप से हमको डी एफ अपॉन डी एक्स मिलेगा जो कि कुछ नहीं देगा, वही हम इससे अगर हम समाकलन इसका कर दें तो हमको कार्य मिलता है। जो कार्य होता है डेल्टा यू के बराबर, वो भी माइनस का होता है, या फिर कार्य को माइनस करें या फिर पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करें। अगर कार्य धनात्मक होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ऋणात्मक होगी, अगर इसमें बढ़ोतरी हो रही, पोटेंशियल एनर्जी में बढ़ोतरी यानी वृद्धि हो रही है तो कार्य हमारा ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा, ये होता है, ये कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे कर सकते हैं। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा आपको, तो चलिए और कुछ, हाँ अब हम एक महाप्रमेय देखते हैं।
जो कि हम गतिज ऊर्जा में पढ़ चुके हैं, जिसका प्रयोग हम कर चुके हैं, उसी को हम और आगे बढ़ाने वाले हैं, जो आपको बेटर में समझ में आएगा। मॉडिफाइड फ्रॉम ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको हम देखेंगे। तो ये होता था क्या, कार्य एक कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा प्लस कार्य नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा और कार्य एक्सटर्नल फोर्स द्वारा प्लस कार्य सूडो फोर्स द्वारा बराबर होता था किसके, काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन के बराबर होता था। ये हुआ। और ये क्या होता है, W कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी में कमी, पोटेंशियल एनर्जी में कमी के बराबर होता है। आपको अभी हमने बताया कंजर्वेटिव कार्य जो होता है, फोर्स द्वारा जो कार्य होता है माइनस पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो इसको हम इस पार भेज देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को इस पार ले जाते हैं और ये परिवर्तन कर देते हैं। तो ये होगा नॉन कंजर्वेटिव। अब आपको समझ में आया होगा कि ये कहाँ से आया, एक्सटर्नल प्लस कार्य सूडो फोर्स बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन प्लस पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन। इसको परिवर्तन कर लेना, ये होगा। इस तरफ माइनस था तो हमने इसको उठाकर इस पार ले गए, ये हो गया। ये हमारा मॉडिफाइड फार्मूला हुआ। इसको हम नाम दे देते हैं क्या, महाप्रमेय। जब आपको सवाल करने में कोई दिक्कत परेशानी हो, अगर आपसे सवाल नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप इस फार्मूले का यूज करें। इस फार्मूले से जब ना लगे, जब कोई आपको कोई फार्मूला याद ना है तब इसको यूज करना है। ये ब्रह्मास्त्र है, इसी से हमारा आंसर आ जाएगा तुरंत। ये मॉडिफाइड महाप्रमेय है, नोट कर लीजिएगा। और इसमें अगर किसी निकाय पर ऊर्जा नियत है तो ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा E बराबर 0 के होगा। तो E बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये होगा। तो काइनेटिक ऊर्जा में परिवर्तन, तो काइनेटिक एनर्जी में भी परिवर्तन कर देंगे, प्लस पोटेंशियल एनर्जी में भी परिवर्तन कर देंगे। ऐसे करते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब हमारा अगला लेक्चर होगा जो कि क्वेश्चन बेस्ड होगा, इसी पर आधारित हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए इसी के साथ हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल, टेक केयर।